नमस्कार साथियों, रुद्र एजुकेशन जोन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज साइकोलॉजी का चैप्टर 6 अधिगम, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अधिगम है क्या, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसके स्वरूप का वर्णन करेंगे। अधिगम के विभिन्न रूपों, प्रकारों तथा प्रकारों में प्रयुक्त प्रक्रमों की व्याख्या करेंगे। ठीक है। अधिगम के दौरान होने वाली तथा प्रभावित करने वाली विविध मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को समझेंगे। अधिगम के निर्धारकों की व्याख्या कर सकेंगे और अधिगम सिद्धांतों के कुछ अनुप्रयोगों से परिचित होंगे। ठीक है। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बता देना चाहता हूँ कि अधिगम क्या है। सीखना। ठीक है। और सीखना क्या है, अधिगम। तो सीखना जो है, देखिए बच्चों, सीखना मनुष्य की जन्मजात प्रकृति है। ठीक है। मनुष्य जन्म से ही, यानी कि जन्म होने के कुछ माह बाद ही वह सीखना शुरू कर देता है। वह जिसके भी संपर्क में आता है उनकी क्रियाओं को करना शुरू कर देता है। थोड़ा बड़ा होने पर वह जो कुछ नया देखता है उसी के विषय में प्रश्न करने लगता है। आपके घर में छोटे बच्चे होंगे ना, देखिएगा वो हर बात पे पूछेंगे। अगर उस पापा हैं उसके पास तो पूछेगा, पापा ये क्या है, मम्मा ये क्या है, इससे क्या होता है, ये क्यों बनाया गया है। तो बच्चों के ढेर सारे प्रश्न होते हैं। तो जो अधिगम है वह जन्म के कुछ माह बाद शुरू हो जाता है। ठीक है। मनोविज्ञान में सीखना यानी कि जो अधिगम है, शब्द का प्रयोग दो रूपों में होता है। ठीक है। ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। जैसे कि जो मनोविज्ञान है उसका जो है कि सीखने जो अधिगम है वह शब्द का प्रयोग दो रूप में होता है। एक तो प्रक्रिया के रूप में, यानी कि एक जो होता है वह प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस के रूप में होता है। ठीक है। एक होता है प्रोसेस के रूप में और दूसरा होता है प्रोडक्ट के रूप में। ठीक है। ये जो सीखना शब्द है इसका दो रूपों में हम उपयोग यहाँ पर बताने वाले, एक प्रोसेस और दूसरा प्रोडक्ट। अच्छा, प्रोसेस से क्या मतलब है यहाँ पर, तो प्रक्रिया, प्रोसेस मतलब प्रक्रिया, तो प्रक्रिया के रूप में और दूसरा जो होता है परिणाम के रूप में। ठीक है। तो प्रक्रिया के रूप में सीखने का या अधिगम का अर्थ उस प्रक्रिया से होता है जिसके द्वारा मनुष्य नए नए तथ्यों को ग्रहण करता है और नई नई क्रियाओं को सीखता है। और इसका जो दूसरा वर्ड आप लोग देख रहे हैं, ये वाला जो आप लोग प्रोडक्ट यानी कि परिणाम, परिणाम का यहाँ पे क्या अर्थ है भाई, तो परिणाम के रूप में सीखने का अर्थ मनुष्य के उस व्यवहार परिवर्तन से होता है जो नए नए तथ्यों की जानकारी और नई नई क्रियाओं में प्रशिक्षण के फलस्वरूप होता है। ठीक है। तो जो उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है तो उसके लिए प्रोडक्ट, और जो नई नई चीज़ें सीखता है उसके लिए प्रोसेस, दो शब्दों का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। ठीक है। तो आइए अब हम लोग आगे चलते हैं। और इसी क्रम में हम लोग थोड़ा सा गले में थोड़ा सा खराश है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। इस समय थोड़ा सा सर्दी हो गई है। और ये देखिए, आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए चैप्टर बड़ा है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि टोटल इसमें 26 पेज हैं। तो इसलिए हम लोग ज़्यादा समय न लेते हुए अब सीधा हम लोग आ जाते हैं परिचय पर। ठीक है। तो परिचय मैंने अभी आप लोगों को बता ही दिया, अधिगम के विषय में बता ही दिया कि अधिगम है क्या। ठीक है। और अधिगम की कुछ परिभाषाएं भी, रुक जाइए, हम अभी आपको बता देते हैं। जैसे कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार परिभाषाएं हैं, जैसे कि क्रो एंड क्रो के अनुसार एक परिभाषा है कि लर्निंग इज़ द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स। ठीक है। सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। ठीक है। ये जो परिभाषा दी है ये क्रो एंड क्रो ने दी है। ठीक है। क्रो एंड क्रो की परिभाषा है कि सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लिख भी सकते हैं पेपर में, अगर आ जाता है कि अधिगम की परिभाषा लिखिए, अधिगम के विषय में बताइए, तो जो हमने अभी आपको बताया था ना वो सारी चीज़ें बता सकते हैं, प्लस परिभाषा आप दे सकते हैं एक दो मनोविज्ञान को। अच्छा, स्किनर साहब ने क्या कहा है, ये देखिए। स्किनर साहब ने कहा है कि लर्निंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडेप्टेशन। ठीक है। सीखना वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य प्रगतिशील व्यवहार को स्वीकार करता है। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर स्किनर जो साहब हैं इन्होंने प्रगतिशील व्यवहार की बात की है। ठीक है।
यानी सीखने के बाद जो व्यक्ति है वो प्रगतिशील व्यवहार को स्वीकार करता है। लर्निंग इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडेप्टेशन, ठीक है। तो ये स्किनर जी के अनुसार थी और क्रो एंड क्रो के अनुसार हमने बता दिया। और वुडवर्थ के अनुसार भी एक परिभाषा है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वुडवर्थ के अनुसार परिभाषा है कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है, ठीक है। तो ये वुडवर्थ साहब ने कहा। और इसी के साथ अब हम लोग जो है कि इसका परिचय देख लेते हैं। इस चैप्टर में क्या दिया गया है, देखिए यहाँ भी वही बातें बताई गई हैं कि एक नवजात शिशु में बहुत सीमित मात्रा में अनुक्रियाएँ करने की क्षमता होती है। उसकी सारी अनुक्रियाएँ परिवेश में उपयुक्त उद्दीपकों के उपस्थित होने पर स्वतः प्रतिवर्तित रूप में घटित होती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने अभी आप लोगों को बता दी थी, ठीक है, कि मनुष्य में जो है जन्मजात सीखने की प्रकृति होती है। एक छोटा बच्चा होता है, मैंने उदाहरण भी दिया कि वो पापा से पूछता है, मम्मा से पूछता है कि ये क्या है, कैसे बना है, क्यों बना है, तो ये सारे सवाल वो करता है। तो ये सारी चीज़ें परिचय में यही दी गई हैं। यहाँ पर देखिए अधिगम का स्वरूप, ठीक है, यहाँ पर अधिगम का स्वरूप आप लोग देख सकते हैं। अधिगम यहाँ ये हम पहले बता चुके, मनुष्य के व्यवहार में अधिगम की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह व्यक्ति के अनुभव के फलस्वरूप व्यापक परिवर्तनों की श्रृंखला को जोजित करता है। अधिगम को हम अनुभवों के कारण व्यवहार अथवा व्यवहार की क्षमता में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है। अधिगम की विशेषताएँ यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है। सूर्यास्त के बाद घंटी बजने छात्र समझ जाते हैं कि अब भोजनालय में रात का खाना तैयार हो गया है। किसी चीज़ को एक विशेष तरीके से करने के बाद बार अनुभव को उसी प्रकार आदत डाल देता है, ठीक है। तो ये व्यवहार परिवर्तन यही बताया गया है कि सीखने के बाद धीरे धीरे जब वो एक प्रक्रिया में आ जाती है चीज़ें, तो व्यवहार परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको अभी बता चुके हैं, ये सब वही है, ठीक है। चैप्टर बड़ा है, इसलिए हम अगर एक एक लाइन पढ़ेंगे तो आप लोग के लिए बहुत समस्या हो जाएगी और ये ख़त्म नहीं हो पाएगा। इसके लिए कई वीडियो बनाना पड़ेगा, ठीक है। प्राचीन अनुबंध, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अब हम जो अधिगम के जो सिद्धांत हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लें, ठीक है, कि कौन कौन से सिद्धांत हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब यहाँ बात की जा रही है जो इवान पी पावलो हैं, पावलो के बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने किस तरह से इस सिद्धांत का प्रयोग किया था। तो प्राचीन अनुबंधन, ये आपका पावलो का जो सिद्धांत है, ये एक रूसी वैज्ञानिक थे, यानी कि रूस के निवासी थे। और मूल रूप से ये जो है कि शरीर वैज्ञानिक थे। वे कुत्ते की पहचान प्रक्रिया में लार के स्राव का अध्ययन कर रहे थे और उन्होंने उस अध्ययन में देखा कि भोजन देखते ही कुत्ते के लार स्राव में वृद्धि हो जाती है। कुछ दिन बाद ही उन्होंने देखा कि भोजन लाने वाले के पैरों की आवाज़ सुनते ही उसके लार मतलब जो लार है वो स्रावित होने लगता है और भोजन को देख करके और अधिक लार स्रावित होता है। और जो कुत्ते का भोजन है, यानी कि जो उसको हम लोग मान लेते हैं कि वो उद्दीपक है, क्या है, उद्दीपक है, यानी कि स्टिमुलस है, ठीक है। कुत्ते का भोजन क्या है, वो आपका एक उद्दीपक हो गया है। कुत्ते का भोजन को यहाँ पर भोजन को मान लिया गया है कि वो उद्दीपक है, ठीक है। और जो उद्दीपक के प्रति इस अनुक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स यानी कि आर, ठीक है, रिस्पॉन्स यानी कि आर यानी कि जो उसकी अनुक्रिया है, उन्हें मनोवैज्ञानिक अध्ययन की ओर मोड़ दिया। तो इन्होंने यही जो है कि यस और आर, ठीक है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, ठीक है, पावलो ने। अच्छा, इन्होंने एक उपकरण तैयार किया, इसमें आपका वही बताया गया है, ठीक है। ये प्राचीन अनुबंध सिद्धांत है। आपको मैं चित्र के द्वारा समझाना चाहूँगा। ये देखिए, एक और देखने वाला शीशा है, ये भोजन है और ये लार से लगी यहाँ पर एक नली लगाई गई है इसकी लार ग्रंथि से, ठीक है। यहाँ पर लार का मापन, ठीक है। पावलो के ये जो उन्होंने अपना यंत्र बनाया था, पावलो ने लकड़ी का एक उपकरण तैयार किया था। इसमें बीच में लकड़ी का एक तख्ता लगाकर तख्ते में एक खिड़की या शीशा नुमा जो भी लगा दिया इन्होंने, और भोजन सामने आता था। इसके उपकरण में एक साथ एक घंटी बेल लगी थी। पावलो ने इस उपकरण के में कुछ ऐसा प्रबंध कराया था कि घंटी का बटन दबाते ही घंटी बजने लगती थी और भोजन का बटन दबाते ही कुत्ते के सामने भोजन की प्लेट आ जाती थी, ठीक है। इस उपकरण में कुत्ते की लार एकत्रित करने के लिए
एक स्थान पर बीकर की भी व्यवस्था की गई है, जैसे कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं। लार मापन हेतु एक कप रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पॉलो ने यह प्रयोग किया था। जैसे ही घंटी बजती थी, कुत्ते की जो लार है वो गिरने लगती थी, और किसी भी स्वाभाविक उद्दीपक यानी कि अनकंडीशनल स्टिमुलस के लिए स्वाभाविक अनुक्रिया होती है जिसे मनोविज्ञान की भाषा में सहज क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। जैसे कि ऊपर के प्रयोग में भोजन यानी कि यूएस यानी कि अनकंडीशनड स्टिमुलस के प्रति लार आना यूआर, इसे संक्षेप में यहाँ पे बताया गया ना कि जैसे आपका यूएस यानी कि आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आपका यूएस यानी कि अनकंडीशनड स्टिमुलस, ठीक है। और इसके बाद आपका यहाँ पर यूआर, ठीक है, अनकंडीशन रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये आपका एक फार्मूला टाइप का बन गया यूएस और आर, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी प्रकार आपका सी एस है। आप कहेंगे आप सी एस क्या है, तो अस्वाभाविक उद्दीपक और स्वाभाविक उद्दीपक, ठीक है, प्रस्तुत करने की स्वाभाविक अनुक्रिया यू आर होती है। जैसे कि ऊपर के प्रयोग में घंटी प्लस भोजन से लार स्राव होता है, तो सी एस प्लस यू एस इक्वल टू यू आर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं, ये निर्धारक है, आप लोग समझ सकते हैं इससे। मैं ये जो पीडीएफ है इसका प्रयोग करने के साथ साथ मैं किताब का भी प्रयोग करता हूँ, जिससे कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कम समय में बताई जा सकें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। पावलो ने इन तथ्यों को अनुबंधित प्रत्यावर्तन सिद्धांत की संज्ञा दी, जिससे आगे चलकर मनोवैज्ञानिकों ने शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी का नाम दिया, ठीक है। अंत में जाकर के वैज्ञानिकों ने इसको क्या कहा, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए, यहाँ पर है। अच्छा, अब हम आते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, यानी कि बी एफ स्किनर साहब का ये जो है कि प्रयोग इन्होंने किस पर किया था, इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था, ठीक है। बी एफ स्किनर साहब के बारे में हम थोड़ा सा आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। इन्होंने सीखने की प्रक्रिया के स्वरूप को समझाने के लिए सर्वप्रथम अन्य वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों के निष्कर्षों और सिद्धांतों का अध्ययन किया, ठीक है। पावलो के प्रत्यावर्तन, रिफ्लेक्स एक्शन और पुनर्भरण रिफोर्समेंट संप्रतियों को समझा। उसके बाद उन्होंने स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए गए इस संदर्भ में दो प्रयोगों का बड़ा महत्व है, एक चूहा का प्रयोग और दूसरा कबूतर का भी इन्होंने प्रयोग किया था, ठीक है। दूसरा इन्होंने क्या किया था, कबूतर का प्रयोग किया था, और एक इन्होंने क्या किया था, चूहा का प्रयोग किया था। तो चूहा का प्रयोग जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाई दिया गया है, ठीक है। जैसे चूहे को जो है कि भूखे चूहे को अंदर डाल दिया जाता था, और चूहा जो अंदर उछल कूद करना शुरू कर देता था, और एक बार उसका पंजा जो है अचानक उस लीवर पर पड़ जाता है और भोजन उसकी प्लेट में आ जाता है। तो ऐसा बार बार जब उसको भूख लगती है तो उछल कूद करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे क्या होता है कि वो चूहा सीख जाता है कि लीवर कहाँ है, और वो वहीं पर जा कर के सीधा दबा देता है, ठीक है। और यही था आपका बी एफ स्किनर का जो है सिद्धांत, एक है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, ठीक है। तो इसको आप लोग सीख ही लिए, और उसके बाद आप लोग आ जाइए प्रमुख अधिगम प्रक्रिया, प्रबंधन, विलोपन, सामान्यीकरण। अच्छा, ये हो गया। और आगे है आपका बॉक्स अधिगम, ये है आपका एक प्रक्रिया गोचर तरदर के मतलब। देखिए, जो चीज़ मैं आप लोगों को व्यवहारिक भाषा के रूप में बता देता हूँ, उस किताब में थोड़ा सा समझने में आपको समस्या हो सकती है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप व्यवहारिक तौर पर भी बातों को समझ करके अगर अपनी भाषा में भी आप एग्ज़ाम में लिखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई कॉपी चेक करने वाला जो है एग्ज़ामिनर है वो आपको फेल कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम लोग खुद उस दौर से गुजर चुके हैं, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग भी कभी छात्र रहे हैं और अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं, छात्र हैं, तो इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बड़े आराम से जो चीज़ें मैं समझा दे रहा हूँ उसको आप लोग अपनी भाषा में बहुत अच्छे तरीके से आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है।
और यहाँ पर देखिए संज्ञानात्मक अधिगम में कुछ मनोवैज्ञानिक अधिगम को उन संज्ञानात्मक क्रियाओं के रूप में देखते हैं अधिगम के मूल में होती हैं। ठीक है, उन्होंने अधिगम के ऐसे उपागम विकसित किए जो उन प्रक्रियाओं पर फोकस करते हैं जो अधिगम करते समय घटित होती हैं, न कि केवल यह सार और यह संबंधों पर ध्यान केंद्रित करके प्राचीन क्रिया प्रसूत सिद्धांत अनुबंध में किया जाता है। अच्छा, ये उसके बारे में बताया गया है। अच्छा, ये कोहलर ने अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, कोहलर साहब का भी नाम इसमें आ गया है कि कोहलर ने अधिगम का एक ऐसा मॉडल प्रदर्शित किया जिसकी व्याख्या अनुबंध के आधार पर सरलता से नहीं की जा सकती है। उन्होंने चिंपैंजी पर अनेक प्रयोग किए जिसमें चिंपैंजी को जटिल समस्याओं का समाधान करना था। कोहलर ने चिंपैंजी को एक बंद खेल क्षेत्र में रखा और जहाँ भोजन था, लेकिन चिंपैंजी को पहुँच के बाहर था। इस खेल में कुछ उपकरण जैसे डंडे बॉक्स रख दिए गए थे, हाँ कुछ छड़ियाँ रख दी गई थी और कुछ जो गत्ते वाला डिब्बा होता है वो रख दिया गया था और ये सब रख करके उसको छोड़ दिया गया था। फिर जब चिंपैंजी ने देखा कि भोजन थोड़ा ऊपर है तो उसे पाने के लिए उसने डिब्बों को जोड़ा, फिर छड़ी को जोड़ा और भोजन पा लिया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हुई थी। कोहलर साहब ने जो है कि आपका ये जो है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत यहाँ पर है, तो ये कोहलर साहब ने दिया था। ठीक है, वाचिक अधिगम प्रयोग में प्रयुक्त एकांशों की प्रदर्श सूची अपरिचित शब्द परिचित शब्द। ठीक है, गवाक्ष, कमल, प्रतीक्षा, अच्छा ये अपरिचित शब्द है, निरर्थक शब्दांश है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। युग्मित सहचर अधिगम प्रयुक्त उद्दीपक अनुक्रिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग को देखना है और मैं आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा सोचता हूँ कि व्यवहारिक भाषा में समझा सकूँ। सम प्रत्यय क्या है, अच्छा ये देख लेते हैं। जिस संसार में हम रहते हैं उन्होंने अनगिनत प्रकार की वस्तुएं, घटनाएं तथा प्राणी होते हैं। ठीक है, जो संसार है उसमें ये सब हैं वस्तुएं, घटनाएं और संरचना और कार्य में एक दूसरे होती हैं। बहुत सी चीज़ें जो मनुष्यों को करनी होती हैं उनमें से एक है वस्तुओं, घटनाओं, पशुओं आदि को वर्गों में सुव्यवस्थित करना। सम प्रत्यय क्या है ये देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है। एक श्रेणी में जिसका उपयोग अनेक वस्तुओं और घटनाओं के लिए किया जाता है, जैसे पशु, फल, भवन, भीड़ संप्रत्ययों का श्रेणियों के उदाहरण है। याद रहे कि संप्रत्यय और श्रेणी दोनों पद एक दूसरे के बदले में प्रयुक्त हो सकते हैं। संप्रत्यय की व्याख्या विशेषताओं या गुणों के समूह के रूप में की गई है जो किसी नियम से जुड़े हों। संप्रत्यय के उदाहरण संप्रत्यय हो गया। ठीक है, संयोजक नियम, कौशल अधिगम किसी जटिल कार्य को आसानी और दक्षता से करने के लिए योग्यता परिभाषित किया जाता है, कौशल अधिगम है। कार चलाना, हवाई जहाज उड़ाना, समुद्री जहाज चलाना, आशुलिपि में लिखना और पढ़ना कौशल के उदाहरण है। ये सब कौशल अर्जन। ठीक है, कौशल विकास कार्यक्रम भी चलाए गए हैं। आप सब लोग जानते हैं कि सरकार द्वारा कौशल विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है, प्रायोगिक नियंत्रित। ठीक है, विशिष्ट, ये सारी चीज़ें मैं आप लोग को सारी चीज़ें मैं आपको व्यवहारिक भाषा में बता दिया हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक शब्द दे दिया गया अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जीवन रक्षा की आवश्यकता तथा जीवित प्राणियों में होती है। जीवन रक्षा की आवश्यकता सभी जीवित प्राणी में होती है और मनुष्य में जीवन रक्षा के साथ साथ समृद्धि की भी आवश्यकता होती है। अभिप्रेरणा से हमारा तात्पर्य प्राणी की एक ऐसी मानसिक और शारीरिक अवस्था से जो प्राणी को उसकी वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए उद्वेलित करती है। दूसरे शब्दों में अभिप्रेरणा प्राणी को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रबलता से काम करने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक है, तो अभिप्रेरणा यही है। ठीक है, मैं आप लोगों को अभिप्रेरित कर रहा हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ करके, और 4 अप्रैल को साइकोलॉजी का पेपर है, जैसा कि अगर मैं गलत नहीं हूँ 4 अप्रैल को पेपर है, तो आप लोग प्रयास कीजिए कि अच्छे से अच्छा स्कोर कीजिए आप लोग। ठीक है, अधिगम कर्ता, आपने देखा होगा कुछ बच्चे कभी कभी एक ही परिवार के विद्यालय में बहुत अच्छा निष्पादन करते हैं जबकि दूसरे नहीं कर पाते हैं। तो पिछले कई दशकों में अधिगम शैलियों में बहुत से शोध किए गए। अधिगम शैली को अधिगम के संदर्भ में किसी अधिगमकर्ता द्वारा उद्दीपकों का उपयोग करने तथा अनुक्रिया करने की सुसंगत शैली में परिभाषित किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में यह एक ऐसी शैली है जिसमें प्रत्येक अधिगमकर्ता ध्यान केंद्रित प्रारंभ करना और, ठीक है, इसमें ये बताया गया कि सब कोई एक समान नहीं है। ठीक है, कोई जल्दी सीख जाता है, कोई देर में सीखता है, कोई नहीं सीख पाता है, कोई कम सीखता है, कोई ज़्यादा सीखता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, अधिगम आवश्यकताएँ हैं। ठीक है, आपने अवश्य सुना होगा कि पढ़ा होगा या स्वयं देखा भी होगा कि विद्यालय में हज़ारों बच्चों पढ़ने के लिए प्रवेश लेते हैं, लेकिन शिक्षक प्रक्रिया की मांग को पूरा करें। वही चीज़ें हैं जो हमने अभी बताई
कि ऐसे विद्यार्थी जो बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं, और कुछ हैं जो बौद्धिक अक्षमता के कारण पढ़ाई छोड़ देते हैं, जो सामाजिक और सामाजिक कुछ अधिगम अशक्तता जैसे कुछ है, गणित के प्रश्न हल करने आदि में कठिनाई होती है, इन विकारों के बच्चों जन्मजात अंतर्निहित होते हैं। जैसे ऐसे विश्वास किया जाता है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जैसे कुछ बच्चे गणित के प्रश्न नहीं हल कर पा रहे हैं, ठीक है, तो वो सोचते हैं कि अब मुझसे गणित नहीं आएगी, तो वो पढ़ाई छोड़ देते हैं। कुछ बच्चे जो है कि जो पढ़ने लिखने में थोड़ा सा समस्या है, मतलब चलने फिरने में समस्या है, वो भी पढ़ाई छोड़ के चले जाते हैं। कठिनाई स्पष्ट होता है, ये सब चीज़ें हैं, ये अशक्तता, अधिगम अशक्तता के लक्षण है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अधिगम अशक्तता वाले अधिकांश बच्चों में पठन वैकल्य यानी कि डिसलेक्सिया के लक्षण पाए जाते हैं। वे बार बार अक्षर और शब्दों को नकल नहीं कर पाते हैं। कमर तथा रकम में, सपूत कपूत में अच्छा वो लोग अंतर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। उसको डिसलेक्सिया कहा जाता है। अधिगम सिद्धांतों के अनुप्रयोग, ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सारांश, ये आपका छोटा सा सारांश दे दिया गया है कि अधिगम का तात्पर्य अनुभव और अभ्यास के द्वारा व्यवहार अथवा व्यवहार की क्षमता में उत्पन्न होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन से है। अधिगम अनुमान पर आधारित प्रक्रिया है और निष्पादन से भिन्न है। निष्पादन व्यक्ति का प्रेक्षित अनुक्रिया व्यवहार क्रिया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दे दी गई हैं। अधिगम क्या है, इसकी क्या विशेषताएँ हैं, प्राचीन अनुबंध किस प्रकार का साचारी, ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी एक बच्चे ने प्रश्न कमेंट किया था कि प्लीज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो सर जी। तो आप देख रहे हैं कि अधिगम ज़रूर एक प्रश्न आने वाला है इस चैप्टर से, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है, तो कुल मिला के 2 प्रश्न हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से इस चैप्टर को आप लोगों ने पढ़ लिया है और एक बार और पढ़िएगा। कौशल क्या है, कौशल से आप क्या समझते हैं, अधिगम के लिए प्रेरणा का होना क्यों अनिवार्य है, अधिगम के लिए तत्परता के विचार का क्या अर्थ है, अधिगम अशक्तता वाले छात्रों की पहचान हम कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 4 अप्रैल 2022 को पेपर है आपका साइकोलॉजी का, जहाँ तक मेरे पास मुझे खबर मिली है। और आप लोग जो है अच्छे से तैयारी कीजिए। बाकी सभी जो मेरे विद्यार्थी हैं उनको मैं बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहता हूँ, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, आप लोग अच्छे से अपना पेपर देना। बाकी मैं अभी आप लोगों के लिए प्रयास कर रहा हूँ कि सारा चैप्टर ख़त्म करके और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर पेपर भी मैं आप लोग के लिए लेकर आऊँ, ठीक है। तो बस अब तक के लिए इतना ही, गुड बाय।